नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज SOGDS, MA इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज MAGD हिंदी, सेकेंड ईयर, MGSE 001 जेंडर नियोजन एवं विकास नीतियाँ। ब्लॉक 1 पारंपरिक और उभरते समझात्मक पुनरावलोकन। इकाई 1 नियोजन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और कार्यविधियाँ। 1.1 प्रस्तावना। किसी भी संगठन की व्यवस्था, योजना या नीति निर्धारण में नियोजन सबसे मूलभूत व सब जगह व्याप्त प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि पहले ही से यह निश्चित करना कि क्या क्या काम, कब और कैसे करने हैं। योजना की आवश्यकता सबसे पहले किसी संगठन के सीमित संसाधनों को संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सौंपने और आवंटित करने के लिए होती है। दूसरे, ये भविष्य के अवसरों और समस्याओं का पूर्वानुमान करने के लिए भी आवश्यक होता है। जैसा कि आप MGS 004 में पढ़ चुके हैं, जेंडर नियोजन व जेंडर संवेदी नियोजन जेंडर समानता को प्रोत्साहन देने व महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान देता है। ये पुरुष और महिलाओं के संसाधनों, अवसरों और लाभों के बीच पुल बनाने का प्रयत्न करता है। अपने पहले के अध्ययन और चिंतन से क्या आप जेंडर नियोजन व जेंडर संवेदी नियोजन के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं? नियोजन का अर्थ है कि पहले ही से क्या करें, कैसे करें, कब करें और कौन क्या कार्य करेगा आदि के संबंध में निर्णय लेना। नियोजन हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना के बीच पुल बनाने का कार्य करता है। यह उचित कार्रवाई करने, जो कि संभवतः इसके बिना नहीं की जा सके, को सरलता से करवाना संभव बनाती है। नियोजन स्वरूप में एक बौद्धिक क्रिया है जो कि आगे देखती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन का क्रियान्वयन में परिणत होना आवश्यक है। इस इकाई में हम भारत में नियोजन के इतिहास का पुनरीक्षण करेंगे तथा नियोजन प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का अन्वेषण करेंगे। हम आपको विशेष रूप से जेंडर नियोजन के अभिप्रत अर्थों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपको सक्षम होना चाहिए भारत में नियोजन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन कराने के, नियोजन के स्वरूप तथा उसके महत्व का वर्णन कर पाने के, नियोजन प्रक्रिया में विकसित हो रही प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के, प्रभावी नियोजन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विषय में सुझाव देने के तथा नियोजन व्यवसाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व के विषय में समझा। 1.3 नियोजन। नियोजन में अंतर्निहित है। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। योजक चिन्ह चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेकों अवसर और विकल्प हो सकते हैं। नियोजनकर्ता उस विकल्प का चयन करना चाहता है जो कि उसे वृद्धि और विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए अधिकतम संभावनाएं देता हो। 2. संसाधनों को सौंपना। नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उपयोग सबसे अधिक ध्यान देने वाला क्षेत्र है। 3. समय सीमा व अन्य सीमाएं निश्चित करना। नियोजन में विशिष्ट समय सीमाएं, जिसके अंदर एक क्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक होता है, निश्चित करना सम्मिलित होता है। संगठन के ऊपर से लेकर नीचे तक के प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक क्रियाकलापों की योजना बनानी होती है। 4. नियोजन अपर्याप्त रूप में उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। नियोजन में व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए समन्वित व आपस में संबंधित प्रयासों का किया जाना सम्मिलित होता है। साझे समन्वित प्रयासों का अर्थ है सामूहिक संसाधनों को मिलाकर बिना कुछ भी खराब, बेकार किए उनका अधिकतम उपयोग करना। 5. नियोजन ही ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे कोई संगठन अपने कार्य करने के अपेक्षित धन को प्राप्त करने में हुई प्रगति की जा कर सकता है और उस पर नियंत्रण रख सकता है। जबकि कार्य करने के लिए लक्ष्य निर्धारित हो और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्यक्रम निश्चित हो, तभी कार्यकारी प्राधिकारी अपने संगठन, विभाग व अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य निष्पादन को माप और नियंत्रित कर सकता है। बिना नियोजन और नियंत्रण के कोई भी संगठन दिशा की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता और न ही उसको सही मार्ग पर लाने के उपाय निश्चित कर सकता है। किसी भी संगठन या एजेंसी के व्यवस्था संबंधी व विभागीय इकाइयों के प्रत्येक स्तर पर नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। 1.4 भारत में नियोजन की ऐतिहासिक संबंधित विभिन्न राज्य को समस्त। जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 के अंत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। समिति ने आर्थिक विकास से विषयों पर किए गए कई अध्ययन प्रस्तुत किए। समिति ने कहा कि बुनियादी उद्योगों और सेवाओं, खनिज संसाधनों और रेलवे, वाटरवेज, शिपिंग व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को तथा वास्तव में सभी वृहत उद्योगों को, जो कि अपने स्वरूप एकाधिकार जैसे बनने की संभावना वाले हों,
अपने स्वामित्व और नियंत्रण में रखना चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन समिति (एनपीसी) के अतिरिक्त 8 उद्योगपतियों ने भी आर्थिक विकास की एक योजना की संकल्पना की थी जो कि लोकप्रिय रूप में बंबई योजना के रूप जानी जाती है। एक गांधी योजना भी थी। विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी एन रॉय ने जनता की योजना तैयार की। ये सभी योजनाएं केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि यह कागजी योजनाएं थीं जो कि कभी क्रियान्वित नहीं की गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत सरकार ने 1950 में देश की सामग्री पूंजी तथा मानव संसाधन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की ताकि उनके संतुलित विकास और प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार की जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950-51 में प्रारंभ हुई व उसके बाद उसी क्रम में एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गईं। योजना आयोग ने योजना के लिए निम्नलिखित 4 लक्ष्य निर्धारित किए। क. उत्पादन को अधिकतर संभव स्तर तक बढ़ाना ताकि राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय उच्चतम स्तर तक ले जाई जा सके। ख. पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। ग. आय और संपत्ति की असमानताएं कम करना तथा घ. समानता व न्याय तथा शोषण के अभाव पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना। 1.5 नियोजन का स्वरूप। यद्यपि योजना सभी स्तरों पर आवश्यक है किंतु इसकी अधिक आवश्यकता उच्च स्तरों पर है ताकि संगठनात्मक सफलता सुनिश्चित की जा सके। उच्च स्तरों पर योजना सामान्यतः दीर्घकालिक होती है जिसमें 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक भी अवधि ली जा सकती है। ये पूरे संगठन देश के लिए लक्ष्यों और रणनीतियों से संबंधित होता है। नीचे स्तर पर योजना सामान्यतः अल्पकालिक होती है जो कि अगले दिन की योजना से लेकर अधिकतम 1 माह आगे तक के लिए योजना हो सकती है। ये केवल व्यक्तिगत कार्य इकाई या विभाग से संबंधित होती है। जेंडर और विकास के संदर्भ में हमें विकास हस्तक्षेपों की योजना पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कारण लक्ष्य समूह को भी योजना प्रक्रिया में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। अतः किसी प्रकार के विशेष हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए पुरुष व स्त्री दोनों ही समूहों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हमलों की भागीदारी महत्वपूर्ण से सरलतापूर्वक निम्नलिखित नियोजन की विभिन्न परिभाषाओं और नियोजन के स्रोतों से सरलतापूर्वक निम्नलिखित विशेषताओं को जा सकता है। जन एक वैदिक किया है, वो इस विषय पर विर करने। विचारण प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। यह इस विषय पर वार करने से संबंधित है कि किस प्रकार संसाधनों के विद्यमान संयोजनों को समायोजित किया व अपनाया जा सकता है जिससे कि विकसित होने वाले अवसरों से उनका तालमेल बैठाया जा सके। अनुभव दिखाता है कि यदि अवसरों जिन्हें परिभाषित किया गया है उनका पता नहीं लगाया जाता है और उनका समय रहते लाभ नहीं उठाया जाता है तो वे भविष्य की समस्याएं बन सकते हैं। नियोजन। क. क्या किया जाना है। ख. किस प्रकार किया जाना है। ग. कब किया जाना है। व. घ. किसके द्वारा किया जाना है। संबंधी निर्णय प्रक्रिया संभव बनाती है। समय से ध्यानपूर्वक किए गए विचार भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए नींव तैयार करते हैं। नियोजन किसी संगठन की उसके बाह्य वातावरण और उसके लक्ष्यों, मूल्यों तथा तकनीकी संगठनात्मक एवं मनोसामाजिक उप प्रणालियों में गत्यात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता कर सकता है। ये सामने प्रस्तुत समस्याओं के संबंध में प्रत्येक समस्या क्षेत्र की तात्कालिकता, महत्व एवं समस्या सुलझाने की संभावना के आधार पर उनकी प्राथमिकताओं सहित उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा पाने के तरीकों के संबंध में निर्णय लेने को संभव बनाता है। पूर्वानुमान और नियोजन की विरोधाभासी अपेक्षाएं। पूर्वानुमान और नियोजन में क्या अंतर है। पूर्वानुमान इस बात का वर्णन करते हैं कि यदि किसी कार्य को करने में कोई परिवर्तन बाधा न डाले तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। योजना में ये बताया जाता है कि क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्वानुमान कुछ लोगों को योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सेक्स अनुपात में कमी आने संबंधी पूर्वानुमानों ने कुछ देशों को बालिकाओं के संरक्षण के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर भी पूर्वानुमान की नियोजन से तुलना नहीं की जा सकती। ये सच है कि योजनाएं पूर्वानुमानों, आंकलनों, अभिधारणाओं तथा विवेक पर आधारित होती हैं किंतु ये संसाधनों की उपलब्धता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त नियोजन निर्मित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों के सतत पुनरीक्षण और उनकी दिशा में आने वाले विचलन को ठीक करने के लिए अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाने का प्रावधान भी करता है। आज के संदर्भ में नियोजन मात्रा निर्धारित करने वाले आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित होता है। अब यह अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है। समूह के लक्ष्यों की उपलब्धि। एक कार्य संगठन बहुत अलग अलग तरह के लोगों का मिला जुला समूह, जिसमें प्रत्येक का अलग अलग व्यक्तित्व, रवैया, ज्ञान व अभिप्रेरण आदि होता है। अतः ये बहुत संभव नहीं होगा कि यह लोग प्रभावी रूप में समभाव से मिलजुल कर काम कर पाएंगे जब तक कि उनके पास कोई ऐसी योजना न हो जिसे वो सब अपनी साझा संपत्ति समझ सकें।
किसी भी लक्ष्य की ओर निर्देशित क्रिया के लिए नियोजन आवश्यक है। यह विभिन्न प्रकार की समझ और अभिप्रेरणा वाले लोगों को साझा लक्ष्य प्राप्त कर पाने में समर्थ बनाता है। क्या आप इसे विकासात्मक हस्तक्षेपों के नियोजन के संदर्भ में देख सकते हैं? आप किस प्रकार महिलाओं को उनकी अपनी आवश्यकताओं और अनुभूतियों को स्पष्ट करने के लिए इसमें सम्मिलित करेंगे? विकल्पों के बीच चयन। UNIVE। कई बार आज का वातावरण तेजी से आने वाले व एकदम से बदल देने वाले परिवर्तनों वाला है। पहले के समय में निश्चित किए गए संसाधनों के मिले जुले रूप अब वर्तमान समय में प्रभावी नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार इस समय का मिला जुला रूप कल अपेक्षित परिणाम प्राप्त कराने में सफल न हो सके। नियोजन संसाधनों के आज के मिले जुले रूप को विकसित हो रहे अवसरों के साथ समायोजित व अपनाने का प्रयास करता है। प्रथम चयन जो किया जाना है वो संगठन के लक्ष्यों के संबंध में है। उसके बाद का चयन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में तथा उसके बाद आएगा प्रचालन भाग को परिभाषित व क्रियान्वित करने का कार्य। नियोजन की व्यापकता। एक लक्ष्य निर्देशित संगठन के लिए नियोजन एक बुनियादी स्थिति है। फिर भी नियोजन को केवल श्रेणीबद्ध संस्था के उच्च स्तर के लोगों का ही काम समझना ठीक नहीं होगा। ये सच है कि ऊपर के स्तर के लोगों को अपना अधिकांश समय व ध्यान समग्र नियोजन के लिए लगाना होता है, किंतु फिर भी मध्य और नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत किए गए नियोजन का महत्व कम नहीं होता है। नियोजन प्रक्रिया में कई कदम आवश्यक रूप से सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हैं। पहला कार्य लक्ष्यों को निर्धारित करना है। उसके बाद यह निश्चित करना होता है कि लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। इसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले संसाधनों को उपस्थिति संभावनाओं का लाभ उठाने तथा समस्याओं को सुलझाने को परिभाषित करना आदि आता है। अंतिम चरण प्रचालन विवरणों जैसे कार्यों को किसके द्वारा किया जाना है, संसाधनों को आवंटन, समय सीमा निर्धारित करना, कार्य निष्पादन का नियमित पुनरीक्षण करना आदि से संबंधित है। वास्तव में नियोजन की सफलता के लिए सभी स्तरों के कार्मिकों का उसके साथ जुड़ना आवश्यक है। काम कर रहे कार्मिकों को जब काम की चुनौतियों का सामना करने में सम्मिलित किया जाता है तब वे काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। योजना में योगदान देना उन्हें मनोवैज्ञानिक संतोष देता है तथा उनके भविष्य की संभावनाओं को उजागर करता है। ये जेंडर प्लानिंग के लिए संगत है क्योंकि महिला व पुरुष दोनों ही निश्चित जेंडर भूमिका के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनको इन भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करने व नए रूप देने के लिए इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है। लचीलापन। किसी भी संगठन के सफलतापूर्वक चलने के लिए आवश्यक है कि उसके संसाधन बदल रहे समय में उपलब्ध अवसरों के साथ तालमेल बैठा सकें। उससे एक ओर तो ध्यानपूर्वक तैयार किया गया व्यक्तियों की क्षमताओं, ज्ञान, कौशल और अभिप्रेरणाओं और दूसरी ओर सामग्री, औजारों और धन को मिश्रित रूप से सामने आता है। फिर भी चूंकि स्थितियां तेजी से बदलती रहती हैं, प्रबंधन को भी संगत रूप में संसाधनों के संयुक्त रूप को स्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। केवल उपयुक्त नियोजन ही संसाधनों को समायोजित करना व अपनाना सुनिश्चित कर सकता है। समेकित प्रक्रिया। नियोजन में प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों का चयन और सरल व यथार्थ नीतियों, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं आदि को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार करना सम्मिलित है। लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि का चयन करते समय संभव है संगठन के कार्मिकों, विशेष रूप से उनमें जो प्रत्यक्षतः नियोजन काया में लगे हुए हों, में मतभेद हो सकता है। प्रभावी नियोजन इन आपस में विरोधी दृष्टिकोणों का ध्यान रखता है और उस कार्यविधि को अपनाता है जो संगठन के हित को सर्वाधिक ध्यान में रखने वाली हो सके। कित नियोजन व्यक्तियों का सर्वाधिक हित करेगा। 1.6 नियोजन का महत्व। परिवेश के तेजी बदलने ने विकास का पूर्वानुमान करके उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजन करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। किसी भी संगठन के जीवित रहने को ही सब तरफ से खतरा होगा यदि प्रबंधक वर्ग विकसित हो रही स्थितियों को पहचानेंगे नहीं और उनका सामना करने के लिए तैयारी नहीं करेंगे। नीचे दिए जा रहे विषय नियोजन के महत्व को स्पष्ट रूप में दिखाते हैं। 1. अनुकूलतम लक्ष्यों का चयन। नियोजन में तर्क संगत विचारण व निर्णय लेने के साथ कार्य करने का प्रस्तावित तरीका सम्मिलित है। इसमें कार्य करने के एक तरीके का चयन व अन्य संभव तरीकों को अस्वीकृत करना भी सम्मिलित है। चयन किया गया तरीका निश्चय ही संगठन के लक्ष्यों को समग्र रूप में उसके उपलब्ध संसाधनों और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटकों के ढांचे के अंतर्गत प्रोत्साहित करने वाला होगा। 2. बढ़ रही जटिलताओं को सुलझाना। कोई भी संगठन व्यक्तियों का एक विषमरूपी संगठन है जिसमें विभिन्न विषयों पर उनके अलग अलग दृष्टिकोण और विचार होते हैं। जब तक कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक साझी योजना तैयार नहीं की जाएगी तब तक वे प्रभावी व सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात किसी भी लक्ष्य की ओर निर्देशित क्रिया के लिए नियोजन अनिवार्य है।
3. परिवेश संबंधी परिवर्तनों का सामना। परिवेश तेजी से व व्यापक रूप से परिवर्तित होता है। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, नए उत्पादों की खोज करता है तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं में अंतर लगता है। इससे किसी भी संगठन की विद्यमान साम्यावस्था बिगड़ जाती है। प्रबंधक वर्ग को इसे समझकर अपने संसाधनों तथा परिवर्तित प्रक्रियाओं को अपने परिवेशीय परिवर्तनों के अनुसार अपनाकर सामने आ रही स्थिति से लाभ उठाना चाहिए। केवल उपयुक्त तथा प्रभावी नियोजन प्रबंधक वर्ग को इस कार्य में सहायता कर सकता है। 4. असफलताओं के विरुद्ध बचाव। कई मामलों में अविवेकी तथा अवैज्ञानिक निर्णय लेने तथा उपयुक्त नियोजन के अभाव में कार्यक्रम, नीतियां तथा योजनाएं आदि असफल हो जाती हैं। असफलताएं प्रबल प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का सही अनुमान न लगा सकने के, प्रौद्योगिकी में तीव्रता से अंतर आने तथा आकस्मिक आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों के उत्पन्न होने के कारण आती हैं। ये सच है कि नियोजन सभी विफलताओं को नहीं रोक सकता है, किंतु ये प्रबंधक वर्ग को प्रत्येक उत्पन्न हो रही समस्या व अवसर को आंकने व उसका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रभावी रूप से सामना करने के लिए कार्य करने के विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए विवश करता है। 5. कार्य करने में एकरूपता। नियोजन एक संगठन के अंतर्गत कार्य करने वालों को प्रभावी रूप में सामंजस्यपूर्वक साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने का सामर्थ्य देता है। यह उनको उनके अपने भविष्य की संभावना प्रदान करके उनको आने वाली चुनौतियों का सामना करने व और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 6. प्रभावी समन्वय व नियंत्रण। 1.7 नियोजन प्रभावी नियंत्रण व समन्वय करना सरल बनाता है। क्या कार्य होना है, उसे किन व्यक्तियों या विभागों को करना है, समय सीमा जिसके अंदर इसे पूरा किया जाना है तथा उस पर कितनी लागत आनी है आदि बातें पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। इसके कारण वास्तविक निष्पादन का उपयुक्त व समय पर मापना और उसकी नियोजित निष्पादन से तुलना करना सरल हो जाता है। यदि वास्तविक निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार नहीं है तो उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। नियोजन के अभाव में निष्पादन को मापने व इसके मूल्यांकन का कोई भी वैज्ञानिक मानक उपलब्ध नहीं होता। नियोजन के प्रमुख चरण। नियोजन भविष्य संबंधित है। भविष्य जितना अधिक अनिश्चित होगा उतनी ही अधिक नियोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन बढ़ रही परिवेशीय अनिश्चितता ने संगठनों से संबंधित नियोजन को काफी मुश्किल बना दिया है। अब नियोजन में गणितीय मॉडलों तथा परिमाणात्मक विश्लेषणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटरों के प्रयोग ने नियोजन को एक बहुत परिष्कृत क्रिया बना दिया है। निश्चय ही सभी संगठनों द्वारा अपनाई जा सकने वाली एक मानक नियोजन प्रक्रिया संभव नहीं है। यह उनके आधार क्रिया की प्रकृति तथा असाधारण परिवेशी विवशताओं के आधार पर अलग। मोटे तौर पर नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख कदम होंगे। 1.7.1 अवसर या समस्या की पहचान। परिवेश नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये संगठनात्मक कार्यों पर विवशताएं या सीमाएं आरोपित करता है। इसके साथ ही यह अवसर व चुनौतियां उपलब्ध कराता है जिनका प्रयोग संगठन द्वारा अपने लाभ के लिए किया जा सकता है। परिवेश द्वारा उपलब्ध कराई गई विवशताएं, अवसर सरकारी नियमनों, विद्यमान सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों, सीमित वित्तीय संसाधनों, बदल रही प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में हो सकते हैं। अवसर और विवशताओं की पहचान का मुख्य उद्देश्य संगठन को उसके परिवेश के अनुकूल व अनुरूप बनाना है। नियोजन संगठन को उसके परिवेश के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। ये योजना बनाने वालों की अस्पष्ट व जटिल परिवेशात्मक शक्तियों का अर्थ बताने तथा विश्लेषण करने में तथा उनके द्वारा उनका प्रभावी रूप से लाभ उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायक होता है। 1.7.2 प्रासंगिक सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। प्रभावी नियोजन सूचनाओं की गुणवत्ता, तर्क संगतता तथा प्रामाणिकता पर निर्भर करता है, किंतु सूचनाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता निर्धारित करना सरल नहीं है क्योंकि यह कर पाने का कौशल केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। सूचना के स्रोत और एकत्रित करने का तरीका ही मुख्य रूप से इसकी प्रामाणिकता निर्धारित करता है। सूचना के स्रोत को बाह्य और आंतरिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाह्य स्रोतों में आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता, विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिक व्यापारिक प्रकाशन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभाएं आदि सम्मिलित हैं। आंतरिक स्रोतों में बैठकें, रिपोर्ट, वरिष्ठों के साथ संपर्क, अपने पद की स्थिति तथा अधीनस्थ आदि सम्मिलित हैं। प्रबंधक वर्ग पहले तो सूचनाएं अनौपचारिक मॉनिटरिंग द्वारा एकत्रित कर सकता है। इसके भाग के रूप में सूचनाएं एकत्र करने के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया जाता तथा सूचना केवल सामान्य कार्य प्रक्रिया को देखकर ही एकत्र कर ली जाती है। दूसरा तरीका है सूक्ष्म तरीके से औपचारिक रूप में सूचना एकत्र करना। इसमें बाह्य सूत्रों जैसे समाचार पत्र, जर्नल, व्यापारिक संस्थाओं, संगठनों व सरकार आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों आदि को देखकर उनसे सूचनाएं प्राप्त करना आता है।
सूचना एकत्र करने का तीसरा प्रकार है, इस कार्य के लिए कोई विभाग या संस्था स्थापित करके उपलब्ध सभी सूचनाओं विशेष उद्देश्य से एकत्र करना। संगठन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें सूचना की समीक्षा करके विभिन्न कारकों के गुणवत्ता, लागत में वेतन वृद्धि, उत्पादकता आदि के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना आदि सम्मिलित है। अब कई वर्षों में अनेक परिष्कृत परिमाणात्मक तकनीकें इसके लिए विकसित कर ली गई हैं, जैसे इकोनोमेट्रिक्स मॉडलों द्वारा प्रवृत्ति प्रक्षेपण। लक्ष्यों को प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। निष्पादन और परिणामों का सीधा प्रभाव संगठन के जीवित रहने और वृद्धि पर होता है। यह अपेक्षित परिणामों की ओर इंगित करते हैं जो कि कोई भी संगठन अपने आंतरिक और बाह्य परिवेश की सीमाओं के अधीन प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार कोई संगठन प्रचालन में स्थिरता, वृद्धि तथा अधिक लाभ प्राप्त करना, लीडरशिप और नवीन विचारों का लक्ष्य लेकर चल सकता है। सभी परिवेशी तथ्यों के संबंध में अनुमान लगाना आवश्यक नहीं है। केवल उन चीजों का पता लगाया जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो कि नियोजन को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि सबसे अच्छी तरह से लगाए गए अनुमान भी अनदेखे परिवर्तनों के कारण गलत हो सकते हैं, इसलिए अधिक अच्छा ये होगा कि यथार्थ अनुमानों से लेकर सर्वाधिक आशावादी व सर्वाधिक निराशावादी अनुमानों की एक श्रृंखला बनाई जाए और उसी के अनुसार हर तरह के अनुमान के आधार पर अलग अलग योजनाएं बनाई जाएं। हर प्रकार की आकस्मिकता के लिए अलग योजना, यद्यपि प्रशासनिक कार्य का भार बढ़ जाएगा, किंतु इससे प्रबंधकों का दृष्टिकोण व्यापक बनेगा तथा वे परिवेशी कारणों के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। किसी भी प्रकार से यह आवश्यक नहीं है कि वैकल्पिक योजना बहुत ही विस्तार से बनाई जाए। 1.7.5 कार्य के वैकल्पिक उपायों की जांच करना। कई बार अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक कार्य योजनाएं हो सकती हैं। वास्तव में कई स्थितियों में कार्य योजना के अनेकों विकल्प हो सकते हैं। कुछ अन्य मामलों में हो सकता है कार्य के बहुत से विकल्प न हो। विकल्पों के लिए बनी वैकल्पिक योजनाएं उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति, कौशल और अनुभव पर आधारित होगी जिसने उसे बनाया है। 1.7.6 कार्य के वैकल्पिक उपायों की संभावनाओं का आंकलन करना। किसी कार्य को करने के तरीकों के कई विकल्प हो सकते हैं, किंतु सभी समान रूप से उपयुक्त या व्यवहारिक नहीं हो सकते। प्रत्येक वैकल्पिक योजना की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी वैकल्पिक कार्य योजना अनुकूलतम होगी, उनका ठीक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। प्रत्येक वैकल्पिक कार्य योजना का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करता है, जैसे क संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए इसकी प्रभाविता, ख परिवेशी परिवर्तनों का सामना करने की इसकी क्षमता तथा ग वर्तमान में चल रही कार्य नीति के साथ इसका एकीकरण। इसलिए हर एक विकल्प की उसकी उपयोगिता निश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। उन स्थितियों में जहां लक्ष्य अल्पकाल के होते हैं तथा पूंजी और श्रम की उपलब्धता की समस्या नहीं है तथा अन्य प्रासंगिक चीजें भी सरलता से निर्धारित की जा सकती हैं, वहां विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है। किंतु जैसे जैसे नियोजन भविष्य के संबंध में नियोजन शुरू करता है, विकल्पों का मूल्यांकन अधिक से अधिक कठिन होता जाता है। विभिन्न सांख्यिकीय व गणितीय पद्धतियां इसके लिए उपयोगी हो सकती हैं। 1.7 कार्य के एक तरीके का चयन करना। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और पक्षपात द्वारा निर्देशित है या वह गणितीय व सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया है, इसका भी महत्व होता है। किसी एक या दूसरे के पक्ष में निर्णय लिया जाना होता है। कार्य योजना के लिए अंततः एक विकल्प का चयन करना ही होता है जो कि अनुकूलतम या विद्यमान स्थिति में सबसे अच्छा होता है। पाटना डग की एओवुलस्टियम ऑफ नी। 1.7.8 एक अनुपूरक योजना निश्चित करना। अनुपूरक योजना मौलिक योजना से ही निकलती है। यह मूल योजना की उपलब्धियों की सहायता व उनको शीघ्र प्राप्त करने में सहायता के लिए होती है। इन्हें मूल योजना को क्रियान्वित करना सरल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। 1.7.9 भविष्य के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था करना। नियोजन कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा है। यह आवश्यक है कि सतत मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण के लिए कोई पद्धति निश्चित की जाए। इससे किसी भी कमी को पहचानने और उसके लिए समय से सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। 1.8 दीर्घकालिक व अल्पकालिक नियोजन। नियोजन में कई बार उसकी अवधि के आधार पर अंतर किया जाता है। इसके अनुसार अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजन हो सकता है। फिर भी नियोजन की अवधि संगठनात्मक स्तर, व्यवसाय के प्रकार, उत्पादन चक्र, सामग्री चक्र, प्रबंधन व्यवहारों आदि पर आधारित होगी। योजनाओं या नीतियों या कार्यक्रमों की प्रवृत्ति भी योजनाओं की अवधि निश्चित करती है। इस प्रकार बड़े लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नियोजन का चक्र 12 महीने का होगा। नियोजन अवधि उत्पाद चक्र की अवधि से छोटी नहीं हो सकती।
नियोजन लक्ष्यों पर आधारित होता है। यदि लक्ष्य चक्र छोटा है तो नियोजन अवधि भी छोटी होगी। 1.8.1 दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालीन नियोजन भविष्य की दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, जैसे 5 वर्ष या 10 वर्ष और कभी-कभी और अधिक लंबी। ये पूरी नीति के क्रियागत क्षेत्रों जैसे सेवानिवृत्ति, विज्ञापन, उत्पादन, बिक्री, वित्त तथा कार्मिक आदि से संबंधित होती है। साथ ही यह सभी दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तथ्यों और उनके संगठन के दीर्घकालीन लक्ष्यों पर प्रभाव को भी ध्यान में रखती है। दीर्घकालीन नियोजन नीति की क्रियाओं को पूरा करने की दिशा में लक्ष्यों की व्यवस्था करते हैं। नीतियों से संबंधित सभी संसाधन, कार्यक्रम व योजनाएं दीर्घ अवधि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में लगा दिए जाते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियोजन भी कहलाता है, क्योंकि यह संगठन को परिवेश में आने वाले दीर्घकालीन प्रभावों जैसे नए कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं, नए प्रतिस्पर्धी, नई तकनीकों आदि का सामना करने के लिए तैयार करता है। 1.8.2 अल्पकालिक योजना। अल्पकालीन नियोजन, जो कि युक्ति कुशल नियोजन भी कहलाता है, अल्प अवधि के लिए होता है। ये सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि तक चलता है। ये कुछ विशेष गतिविधियों, क्रियाओं, जिन्हें कि दीर्घकालीन नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, से संबंधित होता है। इस प्रकार यह प्राप्त परिणामों, वित्त व कार्मिकों के चालू कार्यों से संबंधित होता है। अल्पकालीन नियोजन इन कार्यों को अन्य उप कार्यों में वर्गीकृत करता है। 1.8.3 विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियोजन। अल्पकालीन व अल्पकालीन नियोजन संगठन के सभी क्रियागत क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया नियोजन इनमें से एक या कुछ क्षेत्रों के लिए होता है, किंतु इस प्रकार का नियोजन संगठन के दीर्घकालीन या अल्पकालीन नियोजन का केवल अनुपूरक होता है तथा इसे एक प्रकार से मध्यवर्ती नियोजन कहा जा सकता है। 1.9 नियोजन को प्रभावी बनाना। यद्यपि यह सच है कि नियोजन के मार्ग में अनेकों रुकावटें आती हैं, किंतु कोई भी संगठन नियोजन के अभाव में चल नहीं सकता। नीचे दिए जा रहे चरण इन रुकावटों, सीमाओं को दूर करने व नियोजन को प्रभावी बनाने में काफी सहायक होते हैं। एक उपयुक्त संगठनात्मक प्रणालियों को बनाना। प्रबंधक वर्ग को ध्यान देकर नियोजन को सुसाध्य बनाने के लिए संगठनात्मक प्रणालियां तैयार करनी चाहिए। प्रबंधकों को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनके लिए निश्चित लक्ष्यों व क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही कार्मिकों व साझों में लाभान्वित होने वालों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। 2. उच्चतम प्रबंधक वर्ग का संबद्ध होना। नियोजन प्रक्रिया निश्चित रूप से सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रारंभ की जानी चाहिए। पूर्ण रूप से संगठन का दीर्घकालीन महत्वपूर्ण नियोजन इसी स्तर से किया जाना चाहिए। सर्वोच्च स्तर से निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के आधार पर ही विभागीय या उपविभागीय स्तर का नियोजन मध्य या पर्यवेक्षीय प्रबंधन वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। 3. व्यापक भागीदारी। किसी संगठन के लिए पूरा दीर्घकालीन नियोजन का दायित्व सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा लिया जाना चाहिए। इसको नीचे के प्रबंधकों द्वारा केवल एक ठोस कार्य योग्य रूप दिया जा सकता है। वास्तव में नियोजन का सबसे प्रभावी तरीका वही होता है जहां प्रत्येक प्रबंधक को अपनी गतिविधि के क्षेत्र के संबंध में योजना बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। अधीनस्थों की भागीदारी अनेकों तरीकों से संभव बनाई जा सकती है। ये तरीके हैं लक्ष्यों से प्रबंधन, जिसके अंतर्गत प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं क्रिया के प्रत्येक स्तर पर साझे लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। नियोजन प्रयासों तथा योजना बनाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर नियोजन समितियां बनाना, जो कि योजना की सूचनाएं उपलब्ध कराने, अधीनस्थ प्रबंधकों की प्रतिक्रिया व सुझाव आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होंगी। तथा आधारित बजट बनाना, जिसके अंतर्गत संगठन का प्रत्येक इकाई अपना निष्पादन बजट तैयार करे, जिसे संगठन के समग्र बजट में शामिल करने के लिए उच्च स्तर पर भेजा जाए। 4. नियोजन सूचनाओं का प्रभावी संप्रेषण। संगठन का एक प्रभावी संचार नेटवर्क हो जिससे सारी संगत सूचनाएं संगठन के प्रत्येक स्तर तक पहुंचे और प्रत्येक स्तर के लिए संगत लक्ष्य निर्धारित हो सकें। इसमें संसाधनों की उपलब्धि, संगठनात्मक नीतियों, रणनीतियों आदि के संबंध में विशिष्ट एवं स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध हों। 5. अल्पकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों का समायोजन।
किसी संगठन के अल्प अवधि योजनाएं उसकी दीर्घकालीन योजना को पूरा करने में योगदान देती हैं। इसलिए ये दोनों प्रभावी रूप में एक दूसरे से समायोजित होनी चाहिए, न कि एक दूसरे से असंबंधित रूप में दिखाई देनी चाहिए। 6. लचीलापन नियोजन को आकस्मिकताओं पर ध्यान अवश्य देना चाहिए व उनके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसा कि प्रत्येक योजना में इतना लचीलापन होना चाहिए कि उसे आने वाली नई स्थिति के अनुरूप संशोधित व रूपांतरित किया जा सके। इसके लिए वैकल्पिक योजनाएं व आकस्मिक रणनीतियां पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। 1.10 नियोजन व्यवसाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। अनेकों व्यवसायी नियोजन संगठन नियोजन व्यवसाय में पुरुषों व महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता की ओर ध्यान दे रहे हैं। यह नहीं माना जा सकता कि महिला नियोजनकर्ता सामान्य रूप से महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु मोटे तौर पर जेंडर संतुलन, जेंडर समानता लाने तथा व्यवसाय में अंतर्विष्टता को सुधारने के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मार्च 2008 में लंदन में स्थित रॉयल टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट (RTPI) के आंकड़ों ने दिखाया था कि नियोजन व्यवसाय में लगे 21,213 सदस्यों में से एक तिहाई महिलाएं थीं। दक्षिणी अफ्रीका में 1994 से 2004 के बीच नियोजन व्यवसाय में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और इसमें उनका प्रतिनिधित्व 28% से बढ़कर 34% हो गया है। यूके, इंग्लैंड तथा उत्तरी अमेरिका के आंकड़े कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे कि महिला नियोजनकर्ता विद्यार्थी स्नातक होने के बाद इंस्टीट्यूट में पंजीकरण करवाने नहीं आ रहे हैं या वह शुरू करने के बाद व्यवसाय को छोड़ देते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि यद्यपि महिला नियोजनकर्ता विद्यार्थियों तथा नियोजनकर्ता महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है, किंतु महिला नियोजनकर्ता विद्यार्थियों की संख्या नियोजनकर्ता महिलाओं की संख्या से काफी बढ़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला नियोजनकर्ता स्नातकों ने व्यवसाय को छोड़ दिया है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, रोजगार अवसरों का अभाव या मातृत्व के कारण घरों में रहना। ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक नियोजन संस्था प्लानिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन प्रवृत्तियों को पहचानने में पहले से सक्रिय रहा। इसने ऐसे सुझावों का प्रस्ताव किया जो निश्चित रूप से नियोजन व्यवसाय में महिलाओं की संख्या पर प्रभाव डालेंगे तथा उनका कार्यस्थल का अनुभव अच्छा बनाएंगे। अब विश्व के सभी देश नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे कि इसमें संतुलन आए तथा समाज में समानता रहे। इस प्रकार इसके द्वारा जेंडर मेनस्ट्रीमिंग प्रक्रिया आएगी, जो कि यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं और पुरुषों का संसाधनों पर समान नियंत्रण हो। दोनों का ही विकास के लाभों तक तथा परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों की विकास प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने तक पहुंच एक समान हो। 1.11 सारांश निष्कर्ष रूप में नियोजन एक कार्यवाहक क्रिया की संकल्पना है जिसमें अनुमान लगाने, प्रभावित करने व परिवर्तन की दिशा व प्रकृति को नियंत्रित करने का कौशल समाहित है। इस प्रकार यह इकाई नियोजन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों तथा नियोजन प्रक्रिया में विकसित हो रहे परिप्रेक्ष्यों की प्रवृत्ति, उनका महत्व तथा नियोजन व्यवसाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में बताती है। यह इकाई इस बात पर भी बल देती है कि नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और यह नियोजन प्रक्रिया में जेंडर को एक सही दिशा में लाने का पहला कदम है। इस इकाई में उद्धृत आंकड़े दिखाते हैं कि नियोजन स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की संख्या निरंतर कम रहती है तथा वे विश्वविद्यालय से जाने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ भी देती हैं। नागरिक समाज व सरकार महिलाओं को नियोजन के क्षेत्र में व्यवसाय अपनाने के लिए इसके प्रति संवेदनशील बनाने हेतु कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।